तो मेरे बच्चों शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण कितना कोई आपको पढ़ा ले पढ़ ले, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब तक आप करते नहीं तब तक आता नहीं। तो तमाम ऐसे प्रैक्टिकल प्रश्नों पे भी हम चर्चा करेंगे। उपचार होता क्या है, पहले इस पे उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, उद्देश्य क्या है, इसका इम्पोर्टेंस है क्या है, कितने तरीके का होता है, किस किस का उपचार किया जाता है, उपचार के मेथड क्या है, ये सारी चर्चाएं आज हम करने जा रहे हैं। तो एक बार आप बता दें, आप मुझे सुन पा रहे हैं, सब कुछ ठीक है? आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बच्चे। राइट, सबसे पहले डिस्कस वही है कि भैया पढ़ने क्या जा रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण, जिसे इंग्लिश में आप रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। रेमेडी किसकी? बीमारी की दवा दी जाती है, लेकिन शिक्षण में अगर कोई परेशानी होती है, शिक्षण में शिक्षण से संबंधित परेशानी को दूर करने हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। हाँ, काफी हद तक ठीक है बच्चे। नीलम, शिक्षा जगत में उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है, मेडिकल साइंस से ये शब्द आया था। जिसे प्रकार एक डॉक्टर विभिन्न परीक्षणों के द्वारा रोगी के रोग का पता लगा करके उसकी उचित चिकित्सा करता है, ठीक उसी प्रकार एक कुशल शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों का, प्रविधियों का, परीक्षणों का निरीक्षण अथवा वार्तालाप के आधार पर शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े कमजोर बच्चों की कठिनाई का पता लगाकर उसे उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा कठिनाइयों को दूर करके विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता में वृद्धि करता है, सामान्य बालकों की श्रेणी में लाने का प्रयास करता है। अब ये अपने आप में एक कंप्लीट डेफिनेशन है, एक पूर्ण डेफिनेशन है। क्या ये बात सबके समझ में आई? कह रहा है कि मान लीजिए अभी मुझे बुखार था, मैं डॉक्टर के पास गया हुआ था, आपको पता है। सबसे पहले मैं जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने कहा भैया पहले आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जैसी रिपोर्ट आएगी वैसी दवा दी जाएगी। तो सबसे पहले हम जाते हैं, डायग्नोज करवाते हैं बीमारी क्या है और वो बीमारी क्यों हुई है, उसके बाद उपचार किया जाता है। ठीक ऐसे ही शिक्षण में आप देखेंगे एक कुशल शिक्षक वही होगा जो विभिन्न शिक्षण विधियों को जानता हो, अलग अलग। ऐसा नहीं कि एक ही शिक्षण विधि आप जानते हैं और आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, चाहे टैलेंटेड हो, बैकवर्ड हो, चाहे स्पेशल एबल्ड हो, सबको आप उन्हीं प्रमापियों से माप रहे हैं। एक टेस्ट जानते हैं, उसी टेस्ट से सबका परीक्षण कर रहे हैं। नहीं, वार्तालाप के आधार पे भी, निरीक्षण के आधार पे, ऑब्जर्वेशन के आधार पे जो है शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों को की कमजोरियों को जानेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है, क्यों नहीं बोल पा रहा है, साइकोलॉजिकल कारण है या फिर जो है शारीरिक रूप से कोई कारण है, क्या कारण है। सत्यन जी, शुभम मंगलम कल्याण। फिर शिक्षण के द्वारा कठिनाइयों को दूर करके, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं, उन कठिनाइयों को दूर करते हैं, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में वृद्धि करता है। और सामान्य बालक, जो मतलब एक एवरेज बालक होता है, एक साधारण जो बालक होता है, उसकी श्रेणी में ले आके उसको बिठा देते हैं। मींस जहां वो बच्चा पिछड़ गया था जो है पढ़ने के रूप में, लिखने के रूप में या फिर समझने के रूप में, वहां वो सामान्य बच्चों की श्रेणी में ले आ देता है। यही कार्य करना है उपचारात्मक शिक्षण का। अब आप बताएं, उपचारात्मक शिक्षण से कोई भी प्रश्न कोई करे इस अर्थ से, तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बोलिए, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? अगर कोई भी पूछे
देखो मेथड का होता है मतलब, मेथड मतलब होते हैं विधि, प्रविधि मतलब उसके अंदर की जो विधियां होती है उसे प्रविधि कहते हैं। अच्छा प्रश्न। अगला, बिना उद्देश्य के शिक्षण कार्य नहीं होता, और हर चीज का अपना एक महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है। उपचारात्मक शिक्षण का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? उपचारात्मक शिक्षण के महत्व आप देखेंगे, भाषा में शैक्षणिक निदान व उपचार का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उपेक्षा करने से न केवल भाषा शिक्षा अपितु पूरी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। भाषा शिक्षण में दुष्प्रभाव से बचने के लिए शैक्षणिक निदान एवं उपचार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़े ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, क्या इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों किया जाए उपचारात्मक शिक्षण। तो भाषा में, लैंग्वेज में कह रहा है, जो शैक्षणिक निदान है, डायग्नोज है, और जो रेमेडी है इसकी, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि समाज में अगर बच्चे को रहना है, जाना है, तो जिस माध्यम से ये जुड़ेगा समाज से वो है लैंग्वेज। और लैंग्वेज में अगर किसी प्रकार का बैरियर आ रहा है, बाधा आ रही है, अगर उसको दूर नहीं किया आपने, तो बाकी चीजों में अपने आप बाधाएं आ जाएंगी। कहते हैं न केवल भाषा में अपितु पूरी शिक्षा में व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। भाषा शिक्षण में दुष्प्रभाव से बचने के लिए शैक्षणिक निदान और उपचार की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है भाई? तो कुल गिनती की अगर आप बात करेंगे तो एक एक पॉइंट में समझते चलेंगे। थोड़ा सा मैं स्लो चल रहा हूं जिससे आप चीजों को समझ पाएंगे। पहली बात है, उपचारात्मक शिक्षण से विद्यार्थी अपनी अशुद्धियों को समझने लगते हैं तथा भविष्य में उनके प्रति सावधान हो जाते हैं। तो पहला काम क्या है, उपचार क्यों किया जा रहा है, डायग्नोस क्यों किया जा रहा है? विद्यार्थी समझ जाए कि उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या अशुद्धियां हैं, और वो क्यों हो रही हैं। फ्यूचर में वो गलती ना दोहराए, जो गलती अभी हो रही है फ्यूचर में ना दोहराए। इसका फायदा होगा, फ्यूचर के रूप में वो मजबूत बनेंगे, भाषिक रूप से वो धीरे धीरे क्षमतावान बनते जाएंगे। दूसरा है, इससे अध्यापक विद्यार्थियों के दोषों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें सुधारने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से ही विद्यार्थियों के दोषों को जानकर आप जो है सुधार करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि सुधार किसका करेंगे, दोषों का, परेशानियों का, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायग्नोज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण का सबसे जो पहला कदम होता है वो डायग्नोज करना, निदान करना, बीमारी को पहचानना, और उसके बाद उसको सुधारने का प्रयत्न करना। अब तीसरा पॉइंट आता है, इससे शिक्षकों को भी अपनी त्रुटियों का ज्ञान होता है। इन त्रुटियों को दूर करने के वे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। अब सवाल यही उठता है, उपचारात्मक शिक्षण किसका होता है, सिर्फ टीचर का, सिर्फ स्टूडेंट का, सिर्फ जो है पाठ्यक्रम का? आप देखेंगे तीनों का उपचार होता रहेगा। आप पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं, आपने जिस मेथड से पढ़ाया वो मेथड ठीक था कि नहीं था, कितना कारगर था, ये उपचारात्मक शिक्षण से पता चल जाएगा। बच्चे ने कितना बढ़िया सीखा, वो मेथड कितना कारगर रहा, इससे पता चल जाएगा। पाठ्यक्रम में और क्या सुधार की जरूरत है, ये भी पता चल जाएगा। तो तीनों चीजों के लिए जरूरी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आता है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इससे विद्यार्थियों के विभिन्न कठिनाइयों जैसे मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक, सामाजिक, शारीरिक आदि को दूर करने में सहायता मिलती है। उपचारात्मक शिक्षण से किन
किन कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आप देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण से मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं बच्चे को, संवेगात्मक रूप से इमोशनल रूप से मजबूत बना सकते हैं, लैंग्वेज बढ़िया होगा, सामाजिक रूप से बढ़िया बनाएंगे आप उसे। तो आप देखेंगे सारे तरीके से जो कठिनाई होती है उसको दूर करने में सहायता मिलती है। ये इंपॉर्टेंस है। अब समझ में आया उपचारात्मक शिक्षण का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हमने बात की थी इंपॉर्टेंस, बात की थी किसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। अब बात की क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, करेंगे क्या, इसका उपयोग करके क्या करते हैं? इससे विद्यार्थियों को बुरी आदतों से दूर करने में और अच्छी आदतों को अपनाने में मदद मिलेगी। उपचारात्मक शिक्षण से विद्यार्थियों की हीन भावना से बचाकर उनमें विश्वास, आत्मविश्वास विकसित किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों की अंतर्निहित प्रतिभा जो पहले छिपी है विकसित की जा सकती है। और यही तीनों जरूरी है एक विद्यार्थी के जीवन में। जो आपके अंदर शक्ति है उस शक्ति को बाहर निकालने का काम ही टीचर का है। एडुसियर का मतलब होता है अंदर की चीजों को बाहर निकालना। एडुकेयर और एडुसियर, एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, आपने पढ़ा होगा। हीन भावना से बचा करके आत्मविश्वास पैदा कर देना आपके अंदर, बुरी आदतों को आप दूर कर सकें, अच्छी आदतें का निर्माण हो सके। अच्छा, ये अब आप बताएं उपचारात्मक शिक्षण क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इन दोनों से अगर प्रश्न आए हो जाएंगे। भैया बोलिए, अगर इनसे प्रश्न आए तो हो जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 3, देयर इज नो एजुकेशन विदाउट ऑब्जेक्टिव। बिना उद्देश्य के शिक्षा नहीं होती। उपचारात्मक शिक्षण का भी कोई ना कोई उद्देश्य है। सर मुझे मीनिंग समझ में नहीं आया, शिखा कह रही है। कौन से शब्द की मीनिंग बेटा? हाँ। अच्छा, अर्थ समझ में नहीं आया। अच्छा, अर्थ में बता देता हूँ। कोई पूछे कि भैया उपचारात्मक शिक्षण क्या है, तो बड़े सिंपल लहजे में आपको ये बता देना है कि शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना टीचर के द्वारा, प्रविधियों के द्वारा, नियमों के द्वारा, सहायक सामग्री के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अभी सीखा क्लियर है? बहुत सिंपल वे में मैंने समझाया। अभी बात क्लियर है, सारांश समझ में आया? ठीक। अब उद्देश्य, देयर इज नो एजुकेशन विदाउट ऑब्जेक्टिव। बिना उद्देश्य के शिक्षा नहीं होती जीवन में। लिखा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है भाई? विद्यार्थियों की भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करना तथा इनको दूर करके कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के बहुमूल्य समय को नष्ट होने से बचाना। तो एक साथ दो दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बताइए, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, क्लास में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो बैकवर्ड है। मान लीजिए उनको समझाने में ज्यादा समय अगर लग रहा है तो बाकी बच्चों का समय नष्ट होगा। और इसको बचाने के लिए आप उन विद्यार्थियों को भी उतना ही टैलेंटेड बना दीजिए जितना बाकी के विद्यार्थी हैं। समय बिल्कुल नष्ट नहीं होगा। दूसरी बात, कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों या समस्याओं को दूर करना। तो आपको देखना है विद्यार्थी में कुछ समझने में क्या दिक्कत आ रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लिखने में दिक्कत आ रही है, एक बार पढ़ा रहे हैं वो बार बार भूल जा रहा है। विद्यार्थी को किस प्रकार के दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उस दिक्कत को दूर कर देंगे। तीसरा पॉइंट आता है विद्यार्थियों की संवेगात्मक समस्याओं का समाधान करके उनको असमायोजन से बचाना।
संवेगात्मक इमोशनल प्रॉब्लम्स की को दूर करके असमायोजन, जो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो क्लासरूम में, उनको बचाना है, उनको मानसिक रूप से स्वस्थ और शिक्षा ग्रहण करने योग्य बनाना है। कितनी बातें क्लियर हो गई? फटाफट से आप जवाब दे दें। मेन उद्देश्य क्या है कि अगर भाषा से संबंधित कोई परेशानी है उसको दूर किया जाए, बाकी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, सामान्य विद्यार्थी की तरह वो बच्चा व्यवहार कर सके, सीख सके। अगर ज्ञान प्राप्ति में कोई समस्या आ रही है पढ़ने लिखने समझने में, उसको दूर करें। और इमोशनल रूप से अगर बच्चा पीछे है, साइकोलॉजिकल रूप से पीछे है, तो भैया मानसिक रूप से उसे स्वस्थ बनाएं, मजबूत बनाएं। अब इसके लिए करना क्या होगा? हमने कह दिया कि भैया अगर बच्चा पीछे है तो मजबूत बनाइए। कैसे बनाएंगे मजबूत? ये सबसे बड़ी बात है कि मजबूत बनाने का तरीका क्या होगा। उन्हें कह देंगे मैदान में दौड़ो 10 किलोमीटर, मजबूत बन जाओगे, एक्सरसाइज करो मजबूत बन जाओगे, क्या करो? तो मजबूत बनाने के लिए क्या करना होगा? मोटिवेट करना होगा, विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करना तथा निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। उन्हें हमेशा मोटिवेट करना है कि तुम बढ़िया कर रहे हो और बढ़िया करोगे, आगे बढ़ते रहे। दूसरा है विद्यार्थियों को भाषा संबंधी दोषों से परिचय कराना। अगर बच्चा गलत बोल रहा है, बार बार आपके समझाने पर गलत बोल रहा है, तो भाषा संबंधी जो दोष उभर के सामने आ रहे हैं, निकल कर सामने आ रहे हैं, उनको बताना। जैसे छ छ में अंतर बताना, श श श आदि ध्वनियों का अंतर बताना, अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों का अंतर बताना, बारीकी समझाना, उनके प्रति सावधान करना, दोषों को दूर करने के लिए प्रेरित करना, जिससे बच्चा खुद ब खुद अब दोष ढूंढ के दूर कर पाए। प्रश्न संख्या 3, शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना तथा विद्यार्थियों को अपनी शक्ति व क्षमता के अनुसार शैक्षिक प्रगति के अवसर प्रदान करना। शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना तथा विद्यार्थियों को अपनी शक्ति व क्षमता के अनुसार शैक्षिक प्रगति के अवसर प्रदान करना। याद रखना, शिक्षक द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना ये भी उपचारात्मक शिक्षण में है। क्यों क्यों बनाना है? कि जिससे विद्यार्थियों को अपनी शक्ति व क्षमता के अनुसार आप क्या करें, शैक्षिक प्रगति के अवसर प्रदान कर सकें और बच्चे को बेहतर जो है एनवायरनमेंट, बढ़िया मेथड मिल सके, एक ही मेथड से ना पढ़ाया जाए सिर्फ। अब उपचारात्मक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? सवाल है उपचारात्मक शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, किन किन विधियों के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है? तो क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? एक बार जवाब दे देंगे आप, यहां तक समझ आया कि नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण की विधियां। आज विद्यार्थी बहुत कम है क्या? ऐसा क्यों? सारे आज दिवाली मना रहे हैं, धनतेरस। थोड़ी देर चलेगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कर लो भाई मेरे बच्चे। अच्छा, घर की सफाई करनी है सबको। विद्यार्थियों की भाषा संबंधी अशुद्धियों को
दूर करना है। सर 5 बंद कर, सर 5 तक बंद कर दिया जाए, पढ़ने में मन नहीं लगेगा दिवाली थी। वाह, अब इधर ध्यान दो थोड़ा सा। उपचारात्मक शिक्षण की विधियां। उपचारात्मक शिक्षण 2 विधि से होगी, एक तो व्यक्तिगत विधि से, दूसरा सामूहिक विधि से। विद्यार्थियों की भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रायः निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक होती है व्यक्तिगत विधि, दूसरा है सामूहिक विधि। क्लियर है? अब व्यक्तिगत विधि क्या होती है, पहले इस पे चर्चा करो। व्यक्तिगत विधि पढ़ा होगा आपने, या नहीं पढ़ा होगा तो आज जान लीजिए। व्यक्तिगत विधि में क्या होता है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। हर बच्चे में अलग अलग विभिन्नता होती है, जाति, धर्म, वर्ग, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल क्षमता के अनुसार हर बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। तो जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसा ना समझें कि मैंने अगर पढ़ाया और 70% बच्चों के समझ में आ गया, 90% तो सबके समझ में आ ही जाएगा। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है और व्यक्तिगत उपचार के लिए बालक के मानसिक और बौद्धिक स्तर को आधार मानना चाहिए, न कि आपने जो पढ़ाया है बाकी सबके समझ में आ गया तो इस लड़के के समझ में नहीं आया इसलिए पीछे, ऐसा नहीं। व्यक्तिगत उपचार की सफलता के लिए आवश्यक है कि उपचाराधीन विद्यार्थी जिसका उपचार चल रहा है या जिसका उपचार किया जाना है की समस्याओं और कठिनाइयों का गंभीरता से अध्ययन किया जाए, उसकी विभिन्न परिस्थितियों और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाए। अध्ययन और विश्लेषण में चूक से परिणाम भी निकल सकता है, गलत परिणाम निकल सकता है, उल्टा परिणाम निकल सकता है। अब एक चीज आप बताइए, आप सभी ने जब डीएड किया, बीएड किया, जेबीटी किया, डाइट किया, तो एक आपने फाइल बनाई होगी केस स्टडी की, सबने बनाई थी? इसमें से कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने केस स्टडी की फाइल बनाई हो? तो अगर केस स्टडी की फाइल आपने बनाई थी तो आपको पता होगा केस स्टडी की फाइल में हम क्या कर, फाइल तो सबने बनाई थी लेकिन उसमें आपको देखना था कि कोई बच्चा टैलेंटेड है तो क्यों है, कमजोर है तो क्यों। तो उसके आसपास के माहौल का जायजा लेना था, उसके घर वालों का जायजा लेना था, जिस माहौल में पलता बढ़ता है उसका जायजा लेना था। तो ये सब कुछ जानना था, मतलब उसके आसपास की सारी चीजें हमें जाननी थी। फिर हमें ये पहुंचना था कि ऐसा क्यों हुआ, समस्याओं और कठिनाइयों को गंभीरता से अध्ययन किया गया, फिर हम जो है किसी निष्कर्ष पे पहुंचते थे। अब सामूहिक विधि में क्या होता है, सामूहिक विधि में सामूहिक उपचार विधि का वर्णन सभी विद्यार्थियों का एक स्थान पर उपचार करना। व्यक्तिगत में क्या होता है, अच्छा दोबारा समझा दो। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल वाले में क्या है, सबसे पहले तो ये एक चीज जानना है शिखा जी, व्यक्तिगत विधि क्या होती है। हर बालक व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से भिन्न होता है, एक दूसरे से आप देखते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से, इमोशनल रूप से भिन्नता पाई जाती है। तो कभी भी कोई भी चीज आप पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं तो ग्रोथ स्तर जो है या डेवलपमेंट जो है एक साथ या एक जैसा सब में नहीं होता है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं, फैक्टर होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये आपको पता है। तो हमें क्या करना होता है कि जब भी बच्चे को पढ़ाया जाए या किसी बच्चे में कोई कमजोरी आती है, कोई बच्चा जल्दी नहीं समझ पाता, देर से समझता है,
तो उसके मानसिक और बौद्धिक स्तर को आधार मानना चाहिए और इसी में सुधार की कोशिश करनी चाहिए, इसी का सहयोग लेना चाहिए। हमें उन्हें डांटना नहीं है, मारना नहीं है। नेक्स्ट है सामूहिक विधि। सामूहिक उपचार विधि का अर्थ है सभी विद्यार्थियों का एक स्थान पर उपचार करना। कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जिन्हें अधिकांश विद्यार्थी करते हैं। आप मान लीजिए हिंदी पढ़ा रहे, उच्चारण संबंधी दोष सबके साथ होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कॉपी चेक कर रहे हैं तो उसे देख के सुधार सकते हैं। तो विद्यार्थियों की कॉपियां देखकर या उनके वाचन का निरीक्षण करके ऐसी गलतियों को ढूंढ निकालना। ये अशुद्धियां पिछली कक्षा में गलत शिक्षण के कारण हुई थी, भ्रमवश हो गई थी, गलती से धारणाओं के कारण हो गई थी, परिवेश के कारण पैदा हो सकती है। इन गलतियों को सामूहिक उपचार करने से सभी छात्रों को बराबर क्लास में लाभ होगा। अब थोड़ा सा रुकना है, क्या लिखा है? अगर मान लीजिए कोई बच्चा गलत बोलता है, उच्चारण की गलती, तो या तो उसका रीजनल, वो जिस क्षेत्र है क्षेत्रीय पर प्रभाव पड़ रहा है, उस पर पर्टिकुलर उसे सब कुछ आता है और फिर भी कोई शब्द गलत बोल रहा है तो क्षेत्रीय प्रभाव है, इस कारण गलती है। दूसरा भ्रम, बस गलती से उसे कुछ पढ़ा दिया गया, उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता उसे, तो भी गलती कर रहा है। धारणाएं जो है क्लियर नहीं है, सूक्ष्म अंतर उसे पता नहीं है, श श श का अब तीनों श वो बोल नहीं पाता। तो ये सारी चीजें आप बताएंगे, समझाएंगे। अब कहते हैं विधियां क्या है, क्या क्या उपाय करेंगे, उपचार अगर आपको करना है तो क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब आपका मन लगेगा। अब तक आपने देखा, जो अब तक हमने देखा परेशानी क्या है, अब देखो उपचार, अब आपको मजा आएगा। अच्छा, उपचार करने में बड़ा मजा आता है इस दुनिया में, किसी का उपचार करो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब आप डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बन के मजा आ रहा है, दूसरे से पूछेंगे क्या परेशानी है। तो उपचारात्मक विधियां आप देखें। छात्रों की त्रुटियों को यदा कदा सही करना, जब बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है सही कर देना। छात्र के अधिगम संबंधी दोषों को व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उनको दूर करने का उपाय बताना। अगर पढ़ने से संबंधित दोष पर्टिकुलर एक बच्चे में आ रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, क्लास में एक बच्चा ऐसा है जो नहीं पढ़ पा रहा है, अब क्या करेंगे भाई? तो व्यक्तिगत आप रूप से आप जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्या कारण है कि बाकी बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ये बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर समूह में विभाजित कर शिक्षण की व्यवस्था करना, ये भी कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार शिक्षा देना। अधिगम संबंधी दोष, कमजोरियों, बुरी आदतों का निदान करना। अगर लर्निंग से संबंधित कोई परेशानी है, दोष है, उसे ढूंढ के दूर कर देंगे। क्या कमजोरी है, क्यों बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है? उसे वर्णमाला की जानकारी नहीं है, या फिर वो मिलावटी शब्द नहीं पढ़ पाता, या फिर उसे फॉन्ट्स की जानकारी नहीं है, लिपियों की जानकारी नहीं है, या फिर वो गलत तरीके से पढ़ रहा है। तो बुरी आदतों का निदान आपको करना है। और उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में 3 पॉइंट आते हैं। अगर आप उपचार करने जा रहे हैं किसी का, उपचारात्मक प्रोसेस में है, तो 3 पॉइंट आपके सामने आते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में प्रत्येक छात्र के स्तर के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण करना। प्रत्येक सप्ताह छात्र की प्रगति की जांच होनी चाहिए। यदि छात्र में दोष दिखाई दे तो उन्हें प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ही भावना जागृत होती है, उसकी हीन भावना का प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन, हाँ नीलम क्वेश्चन भी कराएंगे। क्वेश्चन कराने का तो मेरा बड़ा मन करता है, लेकिन क्वेश्चन के फॉन्ट तो कुर्ती देव में है, और आप कहेंगे फिर क्वेश्चन हमें दिया नहीं।
क्वेश्चन न कराऊं तो उसको जब तक कोकिला में टाइप नहीं हो जाता कराने का फायदा नहीं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं करा देंगे, क्वेश्चन करा देंगे, बेटा जरूर कराएंगे। थोड़ा इधर समझिएगा, 3 बातें कह रहा है, ध्यान देने की बात है। प्रत्येक छात्र के स्तर के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण करना, मतलब इंडिविजुअल रूप से हर बच्चा अलग अलग होता है, ये बात आपने मान ली। मनोवैज्ञानिक रूप से हर बच्चा अलग अलग है। अगर किसी बच्चे को अलग समस्या है, अलग हिसाब से निदान होगा, उपचार होगा, उसकी समस्या का पता लगाएंगे। और यही प्रश्न आया कि कहते हैं जांच कब होनी चाहिए, तो जांच रोज होनी चाहिए, मतलब आज भी होनी चाहिए, 1 सप्ताह बाद भी होनी चाहिए, 1 महीने बाद, मतलब लगातार। कहते हैं उपचार कब तक चलता रहना चाहिए, जब तक कि बीमारी समाप्त नहीं हो जाती। कोई पूछेगा प्रश्न, उपचार कब तक, उपचारात्मक शिक्षण कब तक, जब तक कि बीमारी समाप्त नहीं हो जाती। तो अब प्रगति की जांच करनी चाहिए। यदि दोष दिखाई दे तो उन्हें प्रदर्शित नहीं करना। अगर मान लीजिए छात्र है पढ़ने संबंधी बच्चे गलतियां करेंगे, यहां नोट कर लेना, त्रुटियां स्वाभाविक हैं, त्रुटियां स्वाभाविक हैं, बच्चे गलतियां करेंगे, उन्हें गलतियों के लिए डांटना, मारना अथवा दंड नहीं देना। नहीं देना है, देना है, नहीं तो क्या हो जाएंगे, ऐसे बच्चे हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे। तो कभी डांटिए मत। मान लीजिए कोई बच्चा गलत पढ़ रहा है तो बीच में मत टोकिए, जब वो पढ़ ले तभी उसे जो है आप बताइए कि ये इसमें सुधार की जरूरत है। बीच में बिल्कुल मत टोकिए, नहीं तो वो वहीं रुक जाएगा, हीन भावना हो जाएगी, मैं गलत पढ़ रहा हूं, तो वो पढ़ेगा ही नहीं अगली बार से। क्लियर है? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि एक बच्चा गलत पढ़ रहा है, क्लासरूम में आप क्या करेंगे, रोक देंगे आधे पढ़ने पर, तुरंत सुधार करेंगे? नहीं, उसे पढ़ लेने देंगे, बाद में सुधार करेंगे भाई। अब निदानात्मक शिक्षण का अर्थ है, निदानात्मक शिक्षण का मतलब क्या है, किसी भी विषय को पढ़ने, समझने तथा किसी भी क्रिया को क्रियान्वित करने में बालक द्वारा प्रदर्शित कमी या कमजोरी के भी कारण हो सकते हैं। क्या कारण भी हो सकते हैं? क्या कारण हो सकते हैं? अध्यापक का काम इसके लिए बालक को मात्र दंड देना नहीं है, बल्कि इनका पता लगाना है कि इस कार्य को निदानात्मक शिक्षण की संज्ञा दी गई है कि कोई भी कमजोरी, कोई भी परेशानी पढ़ने से संबंधित क्यों आ रही है। तो कोई पूछे भैया निदानात्मक शिक्षण क्या है, उपचारात्मक शिक्षण सबसे पहले बताया था, निदानात्मक शिक्षण यहां बता रहा हूं क्योंकि बिना निदान के उपचार नहीं होगा। तो यहां पूछ रहा है कि निदानात्मक शिक्षण का मतलब क्या है। तो किसी भी विषय को पढ़ने में, समझने में या किसी भी क्रिया को क्रियान्वित करने में बालक द्वारा प्रदर्शित कमी या कमजोरी किसी भी कारण हो सकती है। अध्यापक का काम इसके लिए छात्रों को, बालकों को मात्र दंड देना नहीं, बल्कि इनका पता लगाना और इस कार्य को निदानात्मक शिक्षण की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ेंगे भाई। अब कैसे निदान करेंगे इसका? इसी तरह शिक्षण 3 रूप में हो जाते हैं। कितने तरीके से? 3 रूप से। पहला काम है इन्हें शिक्षा देना, इन्हें ज्ञान दे देना कि भैया ऐसे ऐसे कर लो तो वो जो त्रुटि है दूर हो जाएगी। दूसरा, बालक के अंदर आए दोषों का पता लगाना, और तीसरा उन दोषों को दूर करना। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, रेमेडियल टीचिंग का ये कंप्लीट प्रोसेस आता है। पहले आप उन्हें एजुकेट करते हैं, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो उनके दोषों का पता लगाते हैं, क्यों दोष हुआ डायग्नोज करेंगे, फिर उन दोषों को दूर करेंगे। कब तक दूर करेंगे क्वेश्चन आता है, तो जब तक दूर नहीं हो जाता तब तक दूर करेंगे। अब सवाल यह है
कि पिछड़ेपन का कारण क्या है। एजुकेशन में जो बच्चा बैकवर्ड चाइल्ड हो रहा है या फिर जिसे उपचार की आवश्यकता है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार जवाब दे देंगे, इतनी बातें क्लियर हैं। जवाब नहीं दे रहे आप सभी। यहां तक क्लियर है? चलो, कहते हैं इंटरनल कॉजेस, आंतरिक कारण है। आंतरिक कारण क्या होगा? इसके दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे शारीरिक कारण, अगर कम सुन रहा है आदमी तो आप बताओ बढ़िया बोल पाएगा? अगर कोई बच्चा कम सुन पा रहा है, कानों में दिक्कत है, कोई बच्चा हकला रहा है, किसी को दृष्टि दोष है, कोई लगातार अस्वस्थ है, बीमार रह रहा है, शक्ति की कमी है किसी में, तो क्या होगा? शारीरिक कारण भी शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण बनते हैं। जैसे अगर कोई बढ़िया सुन नहीं पा रहा है, वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, लंबे समय तक कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, हकलाएगा, अगर बढ़िया देख नहीं पाएगा, दृष्टि दोष होगा, अस्वस्थ रहेगा। दूसरा है मानसिक कारण, बुद्धि की कमी है, रुचि का अभाव है, संवेगात्मक तनाव है, क्रोधी है, झेपू है, हीन भावना से ग्रस्त है, इंट्रोवर्ट है। तो आप रखें। अब देखना, ये सारे वो पहलू मानसिक वाले एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। अगर कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक बच्चा क्लासरूम में बोल नहीं पाता है या हकला के बोलता है पब्लिक में, जब पूरे क्लासरूम के सामने उसे बोलने के लिए कहा जाता है, आप क्या करेंगे? तो ऐसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे बोलने का। इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट बनाएंगे। वैसे जो है इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, बाह्यमुखी बनाएंगे। अगर किसी कारण से हीन भावना से ग्रसित हो गया बच्चा, तो ऐसे बच्चों के अंतर्गत उत्साह भरेंगे और उनके अंदर उत्साह की भावना, जोश की भावना जगाएंगे, जिससे कि वो समाज में प्रतिनिधित्व कर सके, समाज में खुले मन से अपनी बात को कह सके, झेपू ना बने, क्रोधी ना बने, तनाव महसूस ना करे। और तनाव का एक कारण जो है, ज्यादा जो है दबाव होता है, तो संवेगात्मक रूप से, इमोशनल रूप से ज्यादा दबाव ना बनाए किसी बच्चे पर। अब आता है बाह्य कारण। ये तो आंतरिक कारण हुआ, आपने देखा बच्चे महसूस भी करते हैं। अब एक्सटर्नल काजेस, इसको तीन भागों में बांटा गया। पहला है घरेलू। झेपू का मतलब है हर बात में जो है झेप जाए, सर नीचे कर ले, मुस्कुरा दे, जवाब ना दे, शर्मीला हो। अब घरेलू कारण क्या है? घर में काम की अधिकता। अगर घर में बहुत ज्यादा काम है तो कोई बच्चों को ध्यान नहीं देगा। जब बच्चों का ध्यान नहीं देगा तो उनका डेवलपमेंट प्रभावित होगा। सौतेली माँ है या फिर सौतेला बाप है तो वो बच्चे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इमोशनल रूप से बच्चा कमजोर हो जाता है, अकेला हो जाता है, खाने पीने में उसकी कमी हो जाती है, पढ़ने की असुविधा उसे होने लगती है। तो ये तमाम चीज आप देखने लगते हैं। तो घरेलू कारण भी मायने रखता है। होता है कि नहीं, आप ये बताएं, ये कारण भी मायने रखते हैं कि नहीं रखते? घरेलू कारण। अगर कोई बच्चा जिसकी माँ सौतेली है तो क्या उसे वो व्यवहार, वो प्रेम, वो चीजें मिलती हैं? नहीं मिलती, जो एक सामान्य बालक को मिलती है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट समझने की बात है। विद्यालयी कारण। विद्यालय का दूषित वातावरण, साधन और सुविधाओं की कमी, उपस्थिति की कमी, त्रुटिपूर्ण शिक्षण, शिक्षकों में असंतोष। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। पहला कह रहा है विद्यालय की कारण में विद्यालय का दूषित वातावरण। अब विद्यालय का बार बार आपने अब तक सुना होगा समृद्ध वातावरण, समृद्ध वातावरण। ऐसा वातावरण जहां बच्चा सीख सके, ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिले, अपनी बात कहने का मौका मिले, प्रयोग करने का मौका मिले, ऐसा तो समृद्ध वातावरण होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है दूषित वातावरण। तो दूषित वातावरण से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ऐसा वातावरण जहां पे वो गीत नहीं सीख रहा, संगीत नहीं सीख रहा, गालियां सीख रहा है,
एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता सीख रहा है, प्रतिस्पर्धा नहीं सीख रहा है। साधन और सुविधाओं की कमी है, साफ सुथरा नहीं है आसपास का माहौल, उपस्थिति की कमी है, कम बच्चे आ रहे हैं, बच्चा गैर हाजिर हो जा रहा है, उसका सिलेबस पिछड़ रहा है। त्रुटिपूर्ण शिक्षण, आप देखेंगे शिक्षकों में असंतोष, त्रुटिपूर्ण शिक्षण। अब त्रुटिपूर्ण शिक्षण का मतलब ये हुआ कि जो भी क्लासरूम में पढ़ाया गया वो गलत तरीके से आपने पढ़ा दिया, या फिर उसको बड़ा बोरिंग बना दिया आपने, जैसे आज की क्लास हमने बना दी थोड़ी सी। तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा ऊब जाता है। त्रुटिपूर्ण शिक्षण, शिक्षकों में असंतोष। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है खुद से, याद रखिएगा, तो आप बच्चों को बेहतर नहीं दे सकते। क्लासरूम में अगर आप प्रसन्नता से नहीं जा रहे हैं, आपको अपना काम पसंद नहीं है, तो आप वो चीज डिलीवर नहीं कर पाएंगे उस मात्रा में, उस अच्छे से वो कंटेंट नहीं दे पाएंगे जो आप दे सकते थे या जो आपके अंदर क्षमता है। तो ये त्रुटिपूर्ण शिक्षण, शिक्षकों में असंतोष, ये काफी मायने रखता है टीचरों की भी कमी में। अब बात करते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में सामाजिक दुर्व्यवस्था, बुरा पड़ोस, बुरी संगति, भौतिक सुविधाओं का अभाव। इसी प्रकार आप देखेंगे सेरिल बर्ट की शोधपूर्ण पुस्तक आगे की कक्षा में पढ़नी है, ये सारी बातें। सामाजिक कारण, सामाजिक दुर्व्यवस्था, बुरा पड़ोस। इसीलिए कहते हैं अगर आप चाहते हो कि नरिशमेंट आपके घर के बच्चों की अच्छी हो, तो आपका माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके आसपास का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, आप जो है वेल सेटल्ड, वेल कल्चरल जगह पे रहें, जहाँ पे अच्छी संस्कृत संस्कार बच्चा आपका सीखे, एक दूसरे की इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे। तो ये सारी चीजें देखने को आती। यहां तक क्लियर है बातें? बोलेंगे यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब बात करते हैं ये सब किसके द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा। तो निदानात्मक शिक्षण विधि के कार्य क्षेत्र के साधन, इसके लिए निम्नलिखित साधनों को भी प्रयोग में लाना होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जितना समझाया सिर्फ डायरेक्ट आप सिखा के पढ़ा के काम करके काम चला लेंगे, नहीं। निरीक्षण करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। कोई बच्चा चुपचाप क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, चुपचाप गुमसुम हो गया, अचानक अचानक शांत हो गया आपकी क्लास में, तो आपको देखना है इमोशनल रूप से कहीं घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, आत्महत्या करने की नौबत तो नहीं आ गई है, क्या परेशानी है। तो ये चेक करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको। कोई बच्चा दिनों प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन पहले हंसता बोलता खेलता था, अभी इंट्रोवर्ट होता जा रहा है, तो आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर इंटरव्यू के बाद आता है कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड, संचित अभिलेख। किसी भी बच्चे के बारे में जानना है, जब वो विद्यालय में आया तब कैसा था, आज कैसा है, आज तक उसने क्या सीखा है, कम्युनिटिव रिकॉर्ड आप देख लेते हैं। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। निरीक्षण में आप देखेंगे छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। कार्य करने से बालकों के बीच रहने पर अध्यापक उनका निरीक्षण कर सकता है। अब आप बताएं कि क्लासरूम में मैं हूं, आप सभी क्लासरूम में हैं, और आपको मैंने कुछ दिया तो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, और इस निरीक्षण से भी अनेक कारणों का पता लगाया जा सकता है। कभी कभी बालक के बैठने तथा कलम पकड़ने का ढंग भी उसके लिखावट पर असर पड़ता है। अध्यापक निरीक्षण द्वारा कारण का पता लगा सकता है कि बच्चा इस समय कैसा है, इस समय बच्चे के हालात कैसे हैं, अच्छे से लिख पढ़ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। फिर कहते हैं
साक्षात्कार से बालक की कठिनाइयों का पता लग सकता है। इसके लिए अध्यापक को बालक से आत्मीयता प्राप्त करनी होगी ताकि वह उनसे खुलकर बातचीत कर सके और तथ्यों को छिपाने का प्रयास न करे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फैक्ट्स दिमाग में रखिएगा कि टीचर फैसिलिटेटर है। हमेशा टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है, सहयोगी है, जो सिर्फ बच्चों का सहयोग करता है। सत्येंद्र जी ने पूछा, मान लिया जाए उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हमें डायग्नोज करके ये पता चला जिससे की वजह से उसके घर पर वैसा माहौल नहीं मिल पाता। जो चीज है उसे चेंज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि जितने देर वो विद्यालय में है उतने देर, और इसके अलावा को करिकुलम एक्टिविटी ऐसी उसे एक्टिविटी बना के दे सकते हैं जिससे वो अपने आसपास के माहौल में जहां घर में रह रहा है उन चीजों का प्रयोग कर सके, उन खेलों का प्रयोग कर सके, उन गृह कार्यों का प्रयोग कर सके, उन इंडोर गेम का प्रयोग कर सके और भाषा में और बेहतर हो सके। तो संचित अभिलेख में आप देखोगे यहाँ पे पहले कहा गया है अध्यापक को आत्मीयता प्राप्त करनी होगी, पहले दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर दोस्ती नहीं करेंगे तो बच्चा अपनी कोई कमी बताएगा? कोई बच्चा आपकी क्लास में चुपचाप अचानक शांत हो गया, पहले हाँ क्वेश्चन एक आता है बार बार, कोई लड़की है मान लीजिए उसका नाम है रीना, वो घर पे चुपचाप रहती है, गुमसुम रहती है, लेकिन विद्यालय में बहुत बोलती है। इसका क्या कारण है? उसे घर पे बोलना पसंद नहीं है, उसे घर पे बोलने का मौका नहीं दिया जाता, उसे सिर्फ विद्यालय में बोलना पसंद है, वह इंट्रोवर्ट है, तो वहां वो माहौल नहीं मिल रहा है, उसे उसे मौका नहीं मिल रहा। ये यहीं से प्रश्न बना था, मौका ही नहीं दिया जा रहा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना है। अगर सुन नहीं पा रहा है तो सुनने का अवसर देना है ज्यादा, बोल नहीं पा रहा है बोलने के अवसर देना है ज्यादा, लिख नहीं पा रहा है लिखने के अवसर ज्यादा देना है, पढ़ नहीं पा रहा है पढ़ने के अवसर ज्यादा देना है। फिर अब बात करते हैं संचित अभिलेखों में छात्रों के दिन प्रतिदिन या वार्षिक प्रगति का लेखा होता है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि भैया संचित अभिलेख में किसका लेखा जोखा होता है? तो दिन प्रतिदिन या वार्षिक प्रगति का लेखा जोखा होता है। इसका अवलोकन करके आप क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं कि भैया बाकी लोग ठीक हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। थोड़ा कुछ प्रश्न डायरेक्ट स्वर लोप के बारे में कौन जानता है? स्वर लोप हिंदी में एक शब्द आएगा, स्वर लोप। स्वरागम, स्वर लोप, स्वर आगम और स्वर भक्ति, कौन कौन से लोग जानते हैं इसके बारे में? दूसरा नहीं जानते, ये जानना जरूरी। सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख में अब तीनों का अंतर जरूर जानिएगा। ये एग्जाम में आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं, पहले ये बताओ। स्वर लोप क्या होते हैं? स्वर गायब कर दिए जाए। स्वर आगम, स्वर ले आओ जबरदस्ती, जैसे
स्कूल, स्वर आ गया। हमने लिख दिया सतेंद्र, स्वर ज्यादा लगा यहाँ पे। शक्ति को हम लिख दें शक्ति। स्वरलोप का और उदाहरण देते हैं पहले, इसको थोड़ा सा रुक जाए, कोई बात नहीं। ये स्वरागम समझ में आया कि नहीं? हमने स्वरागम में आपको बताया स्वर लगा देना, स्कूल, ई स्कूल। आगम का मतलब कोई स्वर अपने आप आ जाना, इसको कहते हैं आगम। स्वर भक्ति मतलब स्वर ज्यादा लगा देना, स्वर ज्यादा लगा देना, लगाना। सतेंद्र, महेंद्र, स्वर लोप, स्वर गायब कर देना। जैसे अगर हमें लिखना है शक्ति और इसको लिख दे कोई शक्ति, स्वर लोप कर देना। शक्ति की जगह पे शक्ति लिख देना, स्वर ही गायब कर देना। स्वर गायब कर देना स्वर लोप, स्वर ज्यादा लगा देना स्वर भक्ति, स्वर आ जाना, जबरदस्ती आ जाना स्वरागम। इतनी बातें क्लियर हैं? जवाब देंगे। स्वरलोप, स्वरागम, स्वर भक्ति, यस नो जवाब देंगे भाई, बोल दो। अच्छा, अब इसको नोट कर लेंगे। सुलेख, सुलेख मतलब नकल। अगर कोई नकल लिख रहा है, इमला लिख रहा है जिसे आप कहते हैं इमला, कॉपी देख करके नकल रख रहा है, कॉपी देख करके। कॉपी देख करके लिख रहा है तो सुलेख। कोई बोल रहा है और आप सुनकर लिख रहे हैं, सुनकर लिख रहे हैं, श्रुतलेख। स्वर भक्ति समझाइए। वाह रीना जी, स्वर भक्ति का मतलब है, मान लो सतेंद्र हम कैसे लिखते, सतेंद्र ऐसे लिखते, लेकिन इसमें जो है आधे नौ पर भी पूरा स्वर लगा दिया, दो पे भी। अब ये जो आधा रौ था बच्चे, इसको भी, इस पे भी स्वर लगा दिया, इसी को कहते हैं स्वर भक्ति। स्वर खूब ज्यादा लगा देना, स्वर से प्यार हो जाना। तो ये पंजाब में, हरियाणा में सतेंद्र, महेंद्र, बलविंदर, ऐसे। रीना जी क्लियर है? अनुलेख मतलब कोई चीज लिखी हुई है, लिखी हुई वस्तु का वैसा ही लिख देना।
अनुलेख। इतनी बातें क्लियर है? बोलिए, जवाब दे दिए भाई। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब कुछ क्वेश्चन आपके मन में है तो वो पूछो भाई। हॉलीडे कब से मुझे नहीं पता। शायद कल से हो। आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। धनतेरस की ढेरों बधाइयां। प्रभु आपके जीवन में खुशियां ले आए। अनुलेख को थोड़ा और समझा देते हैं। चलो भाई, अनुलेख को थोड़ा और समझा देंगे। एक होता है अनुलेख और एक होता है प्रतिलेख। प्रतिलेख, अगर किसी ने कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए कॉपी लिखी गई, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सेम आपने कॉपी कर दी, ऐसा है, ये इसका अनुलेख हो गया। लिखने के बाद वैसा ही लिख देना अनुलेख कहलाता है। अभी क्लियर है, समझ आए? हाँ, संडे को संस्कृत की क्लास लगेगी। बात हो गई है, हर संडे संस्कृत की क्लास लगेगी, बात हो गई। अभी क्लियर है भैया? बता दो आप सभी। ठीक है, नमस्कार।